नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आज हम युद्ध और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। युद्ध का प्रभाव किस तरह से और क्यों पड़ता है और इससे कौन कौन से तत्व प्रभावित होते हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रभावित होती है, इसके बारे में विचार करने से पहले युद्ध की प्रकृति और परिभाषा के बारे में भी हम यहाँ बातचीत करेंगे। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के अतिरिक्त आर्यों और अनार्यों के बीच का युद्ध से संबंधित वृत्तांत भी हमें पढ़ने को मिलता है। महाभारत और गीता के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में युद्ध एक आवश्यक या अनिवार्य विपत्ति नहीं समझा जाता था, प्रत्युत्तर धर्म का एक प्रधान अंग माना जाता था। धर्म युद्ध की बड़ी मर्यादा थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि धर्म युद्ध क्षत्रियों का स्वधर्म है जो त्याज्य नहीं है। यह धर्म युद्ध स्वर्ग का द्वार है। धर्म युद्ध न करने से सिर्फ कीर्ति ही नष्ट नहीं होती, अपितु पाप भी होते हैं। भगवान ने धर्म युद्ध की अनिवार्यता बताते हुए कहा कि युद्ध करने में लाभ ही लाभ है, दोनों हाथ लड्डू है, क्योंकि यदि धर्म युद्ध में मृत्यु हुई तो स्वर्ग मिलेगा और विजय हुई तो संसार का राज्य मिलेगा। अन्य देशों में भी युद्ध को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, यद्यपि अनेक महान तत्व चिंतकों ने युद्ध की निंदा समय समय पर की है। प्राचीन काल से युद्ध विभिन्न रूप से होते चले आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से होते चले आ रहे हैं। कहीं आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है तो कहीं राज्य का विस्तार। धर्मांधता, सुंदर स्त्री की प्राप्ति और प्रतिशोध की भावना भी युद्ध का कारण रही है। युद्ध की भयंकरता और निरपराधियों का संहार देखकर युद्ध रोकने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न भी हुए, अनेक योजनाएं भी बनी, किंतु पूर्ण रूप से उनमें सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वर्तमान में समय बदल रहा है और काफ़ी कुछ बदल चुका है। राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना हो चुकी है। युद्ध का पूर्णतः बंद हो जाना तो संभव नहीं है, किंतु इनके द्वारा कम हो जाने की संभावना अवश्य है। पाश्चात्य देशों के समझदार मनुष्य मानने लगे हैं कि युद्ध मनुष्य की चरित्र उन्नति का साधन नहीं है और न वह राज्यों का अपरिहार्य कर्तव्य है। अब यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि युद्ध करना मनुष्यचित प्रवृत्ति नहीं है बल्कि हीन प्रवृत्ति है। अतः ज्यों ज्यों सभ्य राज्य समझते जाएंगे कि एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चल सकता, त्यों त्यों वे सहभाव से मिलने के अभ्यस्त होते जाएंगे। परमाणु और हाइड्रोजन बम सदृश संहारकारी युद्धास्त्रों के आविष्कार ने भी युद्ध की प्रवृत्ति को धीमा कर दिया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने से असंख्य निरपराध स्त्री पुरुषों और बच्चों का संहार हुआ था, ये सभी जानते हैं। आज इस प्रकार के संहारकारी बम दोनों गुटों के राष्ट्रों के पास मौजूद है, अतः किसी भी राष्ट्र को इनका उपयोग करने का साहस नहीं होगा, क्योंकि शत्रु के नगर के विनाश की प्रतिक्रिया में उनका अपना विनाश भी हो सकता है। और ऐसी दशा में प्रयत्न यही हो रहा है कि प्रथमतः तो युद्ध होने नहीं दिया जाए और यदि रोकना संभव न हो तो भी उसकी भीषणता कम होनी चाहिए। तो साधारणतः राज्यों के सशस्त्र अथवा हिंसात्मक संघर्ष को युद्ध कहते हैं। ओपनहाइम ने यह कहा कि युद्ध का अर्थ है संघर्ष, सशस्त्र सेनाओं द्वारा हिंसात्मक संघर्ष। इसका लक्ष्य एक राज्य द्वारा दूसरे को पराजित कर उसको अपनी बात मानने के लिए बाध्य करना है, परंतु अनेक ऐतिहासिक दृष्टांत या उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें राज्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके भी वास्तव में युद्धरत नहीं हुए, परंतु वैधिक दृष्टि से युद्धकारी बन गए। तो युद्ध की परिभाषा और प्रकृति को समझना अत्यंत आवश्यक है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का ऐसा साधन है जो दूसरे साधनों के असफल होने पर प्रयुक्त किया जाता है। महाभारत में वर्णन किया गया है कि जब दुर्योधन ने पांडवों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए 5 ग्रामों को देना अस्वीकार कर दिया था, तब महाभारत का युद्ध हुआ।
युद्ध के अंतर्गत विवाद के दोनों पक्ष शस्त्रों का प्रयोग करके अपनी बात स्वीकार करना चाहते हैं। वे नियमित सेनाओं का प्रयोग उस समय तक करते हैं जब तक कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर विजय प्राप्त न कर ले। युद्ध का शाब्दिक अर्थ तो सशस्त्र संघर्ष से लिया जाता है। जैसे कि लॉरेंस ने भी कहा, युद्ध राज्यों अथवा राज्यों तथा जनजातियों के बीच सरकारी शक्ति द्वारा किया गया संघर्ष है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण संबंधों को समाप्त करके उनके स्थान पर शत्रुता की स्थापना करना है। ग्रोशियस ने भी ये कहा और उसने उस स्थिति को शत्रुतापूर्ण बताया है तथा युद्ध को शत्रुतापूर्ण कार्यों का रूप बताया। रूसो का मत है कि राज्यों में शक्ति का परीक्षण ही युद्ध है। ओपनहाइम ने यह कहा कि सिद्धांत के अनुसार युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होने वाला सशस्त्र संघर्ष है। इसका उद्देश्य यह होता है कि एक पक्ष दूसरे को हरा ले और बिना किसी रोक टोक के उससे अपनी शर्तें मनवा ले। हॉल की परिभाषा भी यहाँ उचित जान पड़ती है, जिन्होंने ये कहा कि जब राज्यों के बीच मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों पक्ष बल प्रयोग का सहारा लेते हैं अथवा कोई एक पक्ष ऐसे हिंसात्मक कार्य करता है जिन्हें दूसरा शांति भंग समझे, तो उनके बीच युद्ध का संबंध उत्पन्न हो जाता है। व्हीटन के मत से जब दो राज्यों के मध्य मतभेद बहुत बढ़ जाते हैं और वे शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं, तब एक राज्य यह समझता है कि दूसरे राज्य के हिंसात्मक कार्यों से उसके देश की शांति भंग हो जाएगी। तब उसके सामने एक उपाय रहता है और वह है युद्ध का। वह दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देता है। तो इस तरह से युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष माना जाता है, लेकिन वर्तमान में युद्ध की धारणा में परिवर्तन भी हो रहा है। इसे गैर युद्ध सशस्त्र संघर्ष भी कहा जाता है। मुख्यतः युद्धरत देशों की फौजों के बीच का संघर्ष युद्ध है, जबकि यथार्थ में ये देखा गया कि युद्ध न केवल फौजों में होता है बल्कि इससे उन देशों के नागरिक भी प्रभावित होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम दूसरा विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा पर अणु बम का गिराया जाना है, जिसमें लाखों व्यक्ति हताहत हुए या मारे गए। अतः युद्धों की पुरानी परिभाषा। स्टार्क ने सही कहा कि आधुनिक समय के युद्धों का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि युद्ध की पुरानी मान्यताओं में अनेक परिवर्तन आ गए हैं। आधुनिक युग में अनेक युद्ध हुए हैं जिनमें न तो युद्ध की घोषणा हुई और न ही युद्ध के सभी नियमों का पालन हुआ और न ही युद्ध के वे प्रभाव हुए जो युद्ध के नियमों के अनुसार होने चाहिए। कोरिया युद्ध, इंडो चाइना की लड़ाई या कांगो का संघर्ष, भारत पाक का संघर्ष आदि इसी तरह के युद्ध के उदाहरण कहे जा सकते हैं। आजकल चूंकि युद्ध की घोषणा तो नहीं होती है, इसलिए न तो युद्ध की विधि के अनुसार पूरे प्रभाव हो पाते हैं और न ही तटस्थ देशों के उत्तरदायित्व तथा अधिकार निर्धारित हो पाते हैं। स्टार्क ने नवीन युद्ध के नवीन स्वरूप के बारे में भी कई कारण बताए कि संबंधित राज्य भी नहीं चाहते कि उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून से उत्पन्न उत्तरदायित्व का उल्लंघन माना जाए और वे ये नहीं चाहते कि उन्हें ये माना जाए कि उन्होंने पेरिस संधि 1928 का उल्लंघन किया है। दूसरी बात, युद्धरत देश ये चाहते हैं कि युद्ध न करने वाले देश अपनी तटस्थता की घोषणा न कर पाए। इस प्रकार युद्ध पर तटस्थता के नियम लागू न हो सके। और तीसरी बात, उनकी यह भी इच्छा होती है कि वह संघर्ष के क्षेत्र को सीमित रखें तथा उसको सामान्य युद्ध का रूप न लेने दें। वस्तुतः युद्ध की धारणा में परिवर्तन तथा युद्ध के नियमों संशोधन एवं विकास के और भी कई कारण हैं, जैसे पूर्ण युद्ध की धारणा का विकास, नए राज्यों के स्वतंत्र होने के परिणाम स्वरूप विश्व समुदाय का प्रसार, मानव अधिकारों का विकास, नागरिक जनता को युद्ध के प्रकोप से बचाना, युद्ध के दौरान मानव अधिकारों का कार्यान्वयन करने की आवश्यकता, युद्ध के नियमों का संहिताकरण जो वर्षों पूर्व हो चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध के नियमों की अनुपयुक्तता को प्रदर्शित किया था। इसके पश्चात दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ
तो उसमें अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि युद्ध के नियम वर्तमान युद्ध को नियंत्रित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ और अनुपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रारंभिक विचारकों ने युद्ध को न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण दो भागों में विभाजित किया है। इनमें ग्रोशियस का नाम उल्लेखनीय है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में युद्ध के न्यायपूर्ण कारण का सिद्धांत कानूनवेताओं के ग्रंथों से मिट गया। राष्ट्रसंघ ने अपने सदस्यों के युद्ध छेड़ने के अधिकार को प्रतिबंधित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी युद्धों पर रोक लगा दी है। तो इससे पूर्व पेरिस पैक्ट द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के उपाय का परित्याग करने की घोषणा की। इससे राष्ट्रों के लिए युद्ध के उपाय का अवलंबन करना अवैध हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 51 किसी राष्ट्र को आत्मरक्षा के लिए युद्ध करने का अधिकार उसी समय तक प्रदान करती है जब तक कि सुरक्षा परिषद शांति बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। इससे स्पष्ट है कि युद्ध अब वैध नहीं माने जाते हैं और इतने पर भी मानव समाज से इनका अस्तित्व मिटा नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं दूसरी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास इन्हें कम करने में सहायक तो माने जा सकते हैं, किंतु समाप्त करने की दृष्टि से पूर्णतः असफल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अवैध होते हुए भी युद्ध संबंधी नियमों की स्थापना अनिवार्य हो जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की एक महती आवश्यकता के रूप में देखी जा सकती है कि ऐसे युद्धों को रोकने के लिए या युद्ध संबंधी नियम बनाने अत्यंत आवश्यक हैं। धन्यवाद।